ओके। अब हम यहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपिलरी है, ठीक है? नॉर्मल सर्कुलेटरी चैनल की एक कैपिलरी है और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं, ठीक है? ये जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, ये सेल्स, ये सारे के सारे जो है वो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं। और एंडोथीलियल सेल्स के लिए ये बात आप लोग जान लें कि दे आर बायोलॉजिकल, ठीक है? ये बायोलॉजिकली एक्टिव टिश्यू होते हैं। एक्टिव टिश्यू रहते हैं, ठीक है? या एक्टिव सेल रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडोथीलियल है ये जब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एक्टिव है और इनका कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो इसके बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, ठीक है? पहली बात। अब याद रखें कि ये जो एंडोथेलियल सेल रहते हैं, ठीक है? ये कैपेबल होते हैं कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कर ले, पहली भी चीज़, ठीक है? दूसरा ये कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है वो रिलीज़ करते हैं और तीसरी बात जो है वो ये होती है कि ये एडीपी यानी एडीपी फॉस्फेट जो है वो उसको भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है? अब ये बात आप लोग समझ लें कि ये जो तीनों जो रिलीज़ कर रहा है एंडोथेलियल सेल, तो ये बेसिकली एंटी प्लेटलेट एजेंट है। एंटी प्लेटलेट एजेंट है, यानी यहाँ पे प्लेटलेट को ये स्टिक होने नहीं देंगे। नॉर्मल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन और एडीपी जो है यहाँ पे इनको स्टिक करने नहीं देंगे। ये एक काम है इनका, ठीक है? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर प्लेटलेट जो है यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर बहुत सारे प्लेटलेट्स है और प्लेटलेट आके यहाँ पे स्टिक होना चाह रहा है, ठीक है? यहाँ पे आके एक्टिवेट यहाँ पे स्टिक होना चाह रहा है, तो जो प्लेटलेट रहता है तो इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और प्लेटलेट हैव सर्टेन रिसेप्टर जब ये स्टिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर वो एक्टिव फॉर्म में हो तो तभी वो यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं है तो फिर यहाँ पे स्टिक नहीं हो सकते। और जैसे पहले मैंने बताया कि एडीपी डीफॉस्फेटेज, प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टासाइक्लिन या नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इनको क्या करेगा? रिपेल करेगा, यहाँ पे इनको चिपकने नहीं देगा, यहाँ पे ये स्टिक नहीं होंगे। तो पहला जो फंक्शन है प्लेटलेट का वो है यहाँ पे स्टिक होना, लेकिन क्योंकि हम एंडोथेलियल सेल की नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एंडोथेलियल का एक काम ये है कि ये कुछ कंटेंट जो है वो रिलीज करता है जिसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्रोस्टासाइक्लिन है, एडीपी डीफॉस्फेटेज है, एंड दे ऑल आर एंटी प्लेटलेट एजेंट एंड दे डू नॉट अलाउ प्लेटलेट टू स्टिक ओवर हेयर। तो पहला काम इसका ये है। ओके, अब एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये हुआ, दूसरा अब ये है कि एंडोथेलियल जो सेल है या एंडोथेलियम जो है यहाँ पे इस पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन रहता है जिसको हम कहते हैं हेपरिन सल्फेट कहते हैं, ठीक है? हेपरिन सल्फेट इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होता है। ये जो हेपरिन सल्फेट है इसके साथ जो है वो एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है ये भी यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है? तो ये एक कम्प्लेक्स बना लेता है। अब यहाँ पे आप याद रखें कि जो जब ये एक्टिवेट होता है तो जो थ्रोम्बिन रहता है, थ्रोम्बिन एक टाइप का मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है, तो वो यहाँ पे अगर आके अटैच होता है, ये नॉर्मल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंटी थ्रोम्बिन 3 उसको जो है वो क्या कर लेता है? उसको कट कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि यही मॉलिक्यूल जो है वो आल्सो एन एक्टिवेट फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 10 को भी ये एन एक्टिव फॉर्म में रखता है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो कोगुलेशन फैक्टर्स है, वो यहाँ पे इस हेपरिन सल्फेट कम्प्लेक्स की वजह से जो है वो एक्टिवेट नहीं होता और यहाँ पे एंडोथेलियन उनको करीब आने नहीं देता। सो दो फंक्शन हो गए। यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है वो नहीं हो पा रहा था, एंटी प्लेटलेट
एक्टिविटी की वजह से, और यहाँ पे कोगुलेशन फैक्टर्स जो है वो भी यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ पे अटैच नहीं हो रहे। अब एक तीसरा जो इम्पॉर्टेंट और फंक्शन है इसका, वो है थ्रोम्बोमोडुलिन जो है ये भी यहाँ पे मौजूद रहता है। ठीक है, थ्रोम्बोमोडुलिन जो है वो भी यहाँ पे मौजूद रहता है। और थ्रोम्बोमोडुलिन जो है वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक जो था थ्रोम्बिन था वो यहाँ पे इनएक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पे करीब आने नहीं दे रहा था। तो थ्रोम्बोमोडुलिन जो है वो अगर थ्रोम्बिन को बाइंड कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो थ्रोम्बिन को बाइंड कर लेता है तो होता क्या है कि इनकी बाइंडिंग की वजह से जो है वो प्रोटीन सी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और प्रोटीन सी जो है जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है कि फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 को ये डाइजेस्ट कर लेता है, वो यहाँ पे इनको एक्टिवेट होने नहीं देता। तो यहाँ पे थ्रोम्बोमोडुलिन जो है वो थ्रोम्बिन को बाइंड कर लेता है और उनकी बाइंडिंग की वजह से प्रोटीन सी जो है वो एक्टिवेट होता है, एंड देन इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैक्टर नंबर 5 एंड फैक्टर नंबर 8। ठीक है, याद रहे कि जो थ्रोम्बिन है ये कोगुलेशन में बड़ा अहम किरदार है इसका, और इसकी प्रो कोगुलेंट एक्टिविटी है। लेकिन जब यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में ये आता है तो फिर यहाँ पे ये एज ए एंटी कोगुलेंट जो है वो काम करता है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन भी बन सकती है कि जो कोगुलेशन अगर एक्टिवेट हो चुका है बॉडी के अंदर, कहीं पे कट लग चुका है और वहाँ से इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है फिब्रिन वो रिलीज़ हो चुका है, तो वो बॉडी के अंदर जो है वो कंसिक्वेंसेस पैदा कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एंडोथेलियम एक और भी काम करता है कि ये बेसिकली फिब्रिन को जो है वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, फिब्रिन को कैसे प्रिवेंट करता है कि एंडोथेलियम सेल जो है वो एक ख़ास किस्म का तो अब अगर ये सिचुएशन बन चुकी है तो हमारे पास फिब्रिन आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पे क्लॉट बन चुका है और कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट हो चुके हैं और उसके एंड रिजल्ट पे फिब्रिन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और फिर वो रिलीज़ हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि वो एरिया जो है वहाँ पे तो इसने अपना काम कर लिया, लेकिन बाहर जब ये आएगा और सर्कुलेशन में जाएगा और जगह पे, तो ये बाकी इसके कंसिक्वेंसेस जो है वो हो सकते हैं। तो याद रखिए कि जो एंडोथेलियल सेल होता है ये प्रिवेंट करता है, फिब्रिन सिस्टम को भी प्रिवेंट करता है। ये कैसे करता है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल है वो एक स्पेसिफिक किस्म का सब्सटेंस जो है वो रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। ठीक है, प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर इसको हम बोलते हैं, सही है। अच्छा, अब ये जो प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर है हमारे पास बॉडी के अंदर एक और किस्म का भी वो है प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिनोजिन, और जो लीवर से जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, प्लाज्मिनोजिन जो है वो लीवर से रिलीज होता है, बाकी जितने क्लॉटिंग फैक्टर है वो तकरीबन सारे लीवर में ही बनते हैं। तो होता क्या है कि ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजिन है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेट करता है इस प्लाज्मिनोजिन को और इसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, प्लाज्मिन के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्लाज्मिन क्या काम करता है कि ये प्लाज्मिन जो फिब्रिन यहाँ से आया हुआ था उसको डिग्रेड करता है। ठीक है, और जब ये डिग्रेड हो जाता है तो हमारे पास ये फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर याद रहे आप लोगों को एफडीपीज एक टेस्ट होता है फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का, तो बेसिकली वो ये फिब्रिनोजिन जो है ये डिग्रेड हो चुका होता है जिसको हम कहते हैं फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो अगर इसको हम समराइज़ कर ले तो याद रहे कि एंडोथेलियल सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट सेल रहते हैं जो ब्लड को फ्लूइड फॉर्म में ही रखते हैं, और ये एंडोथेलियल सेल डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म करता है, जिसमें से एक एंटी प्लेटलेट एजेंट्स था इसका। ठीक है, जिसमें से ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट थे, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन और एडीपीज जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। इसी तरह जो हेपरिन सल्फेट था, एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी थी, और थ्रोम्बो
थ्रोम्बिन मॉडलिन की जो है वो एक्टिविटी, एंड फाइनली जो हमारे पास फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बन रहे थे जो कि फिब्रिनोलाइसिस जो है वो खुद एक नॉर्मल हेमोस्टेटिक रिस्पांस है वास्कुलर इंजरी को, और उसमें जो है वो प्लाज्मिन कैसे बनता है और प्लाज्मिन जो है वो कैसे एफडीपी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है। अब इस टॉपिक को आप लोग याद रखें, जब हम कोगुलेशन पढ़ेंगे तो एंड पे हम इसको एक और टच देंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कुछ हो रहा था ये इंट्रिंसिक पाथवे को, एक्सट्रिंसिक पाथवे को और कॉमन पाथवे को कैसे जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रखता है जब नॉर्मल सिचुएशन होती है। सो थैंक यू वेरी मच। तनवीर तारा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।